Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of chapter number 12 drugs used in treatment of angina pectoris. तो इस चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। 65% आवाम इस चैनल को देखती है लेकिन सब्सक्राइब करना गुनाह कबीरा समझती है। जस्ट सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। अब सबसे पहले angina pectoris इस चैप्टर का है क्या, तो सबसे पहले angina pectoris की डेफिनेशन लिखे हुए हैं। angina pectoris की डेफिनेशन के बारे में कहा जाता है कि ये पेन है। असल में क्या, ये पेन है और ऐसा पेन है जो कॉन्स्ट्रक्टिंग पेन होता है, स्ट्रैंगलिंग या प्रेशर लाइक पेन होता है, कॉन्स्ट्रक्टिंग पेन होता है, यानी ऐसा पेन होता है जो चुभने वाला पेन होता है, कोई चीज़ चुभा रही है। ठीक हो गया। और इस पेन का मेन कॉज क्या होता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया। तो इस्कीमिया की वजह से जो पेन होता है उसको बोलते हैं angina pectoris और मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से जो कंडीशन आती है उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। अब जो पेन होता है नॉर्मली ये सब स्टर्नम में होता है, लेकिन ये पेन रेफर कर जाता है कहाँ पे रेफर कर जाता है, नेक के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, आर्म के ऊपर या एपिगैस्ट्रम के ऊपर। तो इन रीजन्स के ऊपर हार्ट का पेन, angina का पेन रेफर कर जाता है। कहते हैं कि जो वुमेन होती है उनके अंदर angina का पेन होता है लेकिन वो एज़ कम्पेयर टू मैन लेटर एज में होता है। ठीक हो गया। और वो सब स्टर्नल पेन जैसा नहीं होता बल्कि ये नेक, दूसरी चीज़ एपिगैस्ट्रियम वगैरह आर्म की तरफ रेफर कर जाता है। अब जो angina का पेन या इस्कीमिक पेन होता है हार्ट का, तो वो दो चीज़ों की वजह से होता है। या तो हार्ट की तरफ ऑक्सीजन डिलीवरी सही तरह आ पा रही है लेकिन हार्ट के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मतलब जो इनपुट रिलेटिवली क्या है, कम है, आउटपुट ज़्यादा देनी पड़ रही है उसको, यानी ऑक्सीजन डिलीवरी कम से कम हो रही है और ऑक्सीजन की कंजप्शन या ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में angina का पेन होता है। तो फिर जो ड्रग्स होती है, जिन्होंने angina के पेन को ठीक करना होता है, angina को ठीक करना होता है, तो उन्होंने दो काम करने हैं। हार्ट की तरफ ऑक्सीजन डिलीवरी को ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, वेज़ोडाइलेशन करवा देनी है, और दूसरी तरफ उन्होंने क्या करना है, आफ्टर लोड को कम कर देना है। हार्ट की जो ऑक्सीजन कंजप्शन है या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है या ऑक्सीजन डिमांड है उसको कम से कम कर देना। तो डिमांड को कम कर देना, फ्लो को बढ़ा देना, ये एम होता है किसका, एंटी एंजाइनल ड्रग्स का। और angina का पेन क्यों होता है, ऑक्सीजन की कम होने की वजह से या ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होने की वजह से। अब जो ड्रग्स यूज़ होती है angina pectoris में, तो ड्रग्स को पढ़ने से पहले हम angina की पैथोफिजियोलॉजी को देख लेते हैं, क्योंकि जब तक पैथोफिजियोलॉजी नहीं आएगी हम तब तक उसको समझ नहीं सकेंगे। फार्माकोलॉजी हमें समझ नहीं आएगी, तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ angina को समझ लेते हैं। angina की तीन टाइप्स होती है, एथेरोस्क्लेरोटिक angina, जिसको angina ऑफ एफर्ड या क्लासिकल angina। क्लासिकल angina इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो 90% पॉपुलेशन होती है उसके अंदर यही वाला पेन होता है, क्लासिकल angina। व्हाई इट इज़ कॉल्ड angina ऑफ एफर्ड, क्योंकि ये पेन रेस्टिंग कंडीशन के अंदर नहीं आता। मतलब कोई बंदा रेस्ट कर रहा है या आराम कर रहा है, आराम से ठीक हो गया, लेकिन वहाँ पर ये कोई पेन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा या कोई ऐसा काम करेगा जिसमें कोई ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी, ठीक हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, तब क्या होगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगी लेकिन ऑक्सीजन की डिलीवरी कम से कम होगी उसको। क्यों? क्योंकि एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन गया है। ठीक हो गया। तो एथेरोस्क्लेरोटिक angina या angina ऑफ एफर्ड या क्लासिकल angina में होता है क्या, कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई ना कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन जाता है जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी ओक्लूड हो जाती है। लेकिन ये ओक्लूजन पार्शियल होती है, मतलब रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जितनी हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए थी उतनी तो उसको मिल पा रही है, लेकिन जैसे ही एक्सरसाइज या कोई ऐसा काम स्टार्ट किया जिसमें इसको ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगी, डिमांड बढ़ गई है, तब क्या होगा, तब ये डिमांड पार्शियली ओक्लूडेड कोरोनरी आर्टरी से कंप्लीट नहीं हो सकेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की डिलीवरी कम से कम हो गई है। जब ऑक्सीजन कम है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा तो लैक्टेट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और लैक्टेट की वजह से मायोकार्डियल पेन नर्व एंडिंग एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। दैट इज़ वाई पर्सन फील angina पेन आफ्टर एक्सरसाइज। अब जो क्लासिकल angina है इसका angina ऑफ एफर्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज में इसका पेन आता होता है, लेकिन जैसे ही रेस्ट करेंगे तो जो हार्ट के ऊपर लोड होता है वो कम से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से 15 मिनट के अंदर पेन रिलीफ हो जाएगा। 90% केसेस के अंदर जो होता है वो एथेरोस्क्लेरोटिक angina होता है। दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड क्लासिकल angina। इसके बाद है वेजोस्पास्टिक angina। वेजोस्पास्टिक angina का मतलब है वेरिएंट angina या प्रिंसमिटल angina या उसको रेस्ट angina भी बोलते हैं। अब इस angina का ताल्लुक नहीं होता कि बंदा रेस्टिंग में है, बंदा चाहे एक्सरसाइज में है, वो ये नहीं देखता कि बंदा सो रहा है या बंदा कोई काम कर रहा है, ये किसी भी वक्त हो सकता है। इसका मेन कॉज एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक नहीं होता, बल्कि ये होता है कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो स्मूथ मसल है उनके स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो जो रिवर्सिबल स्पैज्म होता है, मतलब ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, रिवर्सिबल स्पैज्म होता है कोरोनरी आर्टरी का या किसी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक की वजह से। लेकिन इस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक ने ओक्लूजन नहीं करवानी, बल्कि इस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक ने स्पाज्म करवा देना, तो उसको बोलते हैं वेजोस्पास्टिक angina या रेस्ट angina, क्योंकि रेस्टिंग कंडीशन में भी आता है। वेरिएंट angina भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी
वेरिएंट्स देखने को मिलती है, इसको प्रिंस मीटल अंजाना भी बोलते हैं। इसके बाद है अनस्टेबल अंजाना, जिसको क्रिस्टिंडू अंजाना या एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम भी कह सकते हैं उसको। अब इसमें होता है क्या, इसमें जो अंजाना का अटैक है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता होता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसकी सिविरिटी होती है। शुरू में जो पेन होता है वो उसकी इंटेंसिटी कम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक वगैरह का भी मसला हो सकता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन भी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे प्लैक फ्रैक्चर हो गए थे, रिमूव हो गए थे, या वेजोस्पाज्म, बहुत सारे इसके वेरिएबल कॉजेज होते हैं। तो जो अनस्टेबल एंजाइना, जिसको क्रिसेंडो एंजाइना या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, इसमें फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ती हुई नजर आती है। अनस्टेबल एंजाइना के बाद जो चीज़ होनी है वो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद क्या होनी है, डेथ होनी है। अब हम कुछ ग्लोसरी वगैरह को देख लेते हैं। पहला ग्लोसरी, पहला है अंजाइना ऑफ एफर्ट, जिसको क्लासिकल अंजाइना या एथेरोस्क्लेरोटिक अंजाइना बोलते हैं। तो जो अंजाइना का पेन होता है वो स्ट्रैंगलिंग पेन होता है, क्रशिंग वगैरह कॉन्स्ट्रक्टिंग पेन होता है, जो किसी एक्सर्शन से प्रेसिपिटेट हो जाता है। जब एक्सरसाइज करते हैं तब हार्ट को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो यानी हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो जाती है, डिलीवरी कम से कम होती है और रेस्ट से ठीक हो जाता है। वेजोस्पास्टिक अंजाइना, वेरिएंट अंजाइना या प्रिंस मीटल अंजाइना, जो रिवर्सिबल स्पैज्म की वजह से होता है। स्पैज्म किस में होगा, कोरोनरी आर्टरी में होगा, चाहे रेस्ट में हो चाहे बंदा एक्सरसाइज में हो, किस सब में हो सकता है। इसके बाद है कोरोनरी वेसोडाइलेटर। अब जो कोरोनरी वेसोडाइलेटर है, पुराने ज़माने में ये वर्ड यूज़ होता था ऐसी दवाइयों के लिए जो अंजाइना को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। एंटी अंजाइनल ड्रग्स को बोलते थे कोरोनरी वेसोडाइलेटर, लेकिन यहाँ पर ये इसका मतलब है ऐसी ड्रग्स जो कोरोनरी आर्टरी के स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करा देगी, कोरोनरी वेसोडाइलेशन करवा देती है, तो उनको बोलते हैं कोरोनरी वेसोडाइलेटर। इसके बाद है मंडे डिजीज़। मंडे डिजीज़ बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्टूडेंट्स में होता है कि आपको पता है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम काम करके यूज़ टू हो जाती है, मतलब स्कूल जाना, कॉलेज जाना, तो हम यूज़ टू हो जाते हैं। फ्राइडे के बाद सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, तो बंदा जो स्कूल की जो होती है बर्दाश्त होती है, जिसको टॉलरेंस बोलते हैं, तो टॉलरेंस ख़त्म हो जाती है। मतलब बंदा 2 छुट्टियों में इतना ज़्यादा याशी वगैरह कर लेता है, याशी क्या इतना ज़्यादा रेस्ट कर लेता है कि उसको मंडे को स्कूल जाने का दिल नहीं करता, और स्कूल में जाता है तो बस उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। सेम इज़ द केस फॉर ईयर कि जो वर्क प्लेस के ऊपर जो इंडस्ट्रियल डिजीज़ है, पहली बात ही इंडस्ट्रियल डिजीज़ है, तो किसी इंडस्ट्रियल वर्कर के अंदर होगा। अब होता ये है कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे, जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट का सामना करते थे, उनमें टॉलरेंस डेवलप हो जाती थी। लेकिन जब वो 2 छुट्टियों के बाद सैटरडे, संडे 2 छुट्टियाँ गुज़ारने के बाद मंडे को आते थे, तो उनकी टॉलरेंस अगेंस्ट नाइट्रेट खत्म हो जाती थी। अब नाइट्रेट कहाँ से आया? जिस इंडस्ट्री के अंदर काम करते थे वहाँ पे नाइट्रेट्स का काम ज़्यादा होता था। अब नाइट्रेट्स के अगेंस्ट टॉलरेंस खत्म हो गई है, तो जो पहली मर्तबा मंडे को एक्सपोजर होगा तो उनको नाइट्रेट्स पॉइजनिंग के साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, हेडेक, डिजीनेस, टैकीकार्डिया वगैरह देखने को मिलेगा। इसके बाद है नाइट्रेट्स टॉलरेंस, या जिसको टैकीफिलैक्सिस भी बोलते हैं। टैकीफिलैक्सिस का मतलब होता है कि अगर हम नाइट्रेट वेसोडाइलेटर बोलते हैं और इसका एक्सपोजर 10 से लेकर 12 घंटे से ज़्यादा हो जाए, 10 से लेकर 12 घंटे हो जाए, तो इसकी जो होती है पोटेंसी वगैरह ख़त्म हो जाती है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता जब 10 से 12 घंटे हो जाते हैं। इसके बाद है अनस्टेबल अंजाइना। जो अनस्टेबल अंजाइना असल में क्या है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ लीड करता होता है। इसमें क्या होता है, अंजाइना अटैक की फ्रीक्वेंसी और सिविरिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। इसके बाद है वर्ड प्री लोड। प्री लोड का क्या मतलब है? प्री लोड का मतलब है हार्ट का जो फिलिंग प्रेशर होता है। आपको पता है कि हार्ट के 2 फेजेस होते हैं, इसकी फिलिंग होती है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो फिलिंग को बोलते हैं हम डायस्टली, और जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं सिस्टली। तो जो प्री लोड होता है, हार्ट की जो फिलिंग होती है, फिलिंग फेज होता है, इसको बोलते हैं प्री लोड। ठीक है, फिलिंग प्रेशर होता है, जो प्रेशर जो फिलिंग की वजह से हार्ट के अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है। अब ये किन 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होता है? पहला लिखा हुआ है यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम और वीनस टोन। जितना ज़्यादा वीनस टोन होगा, जैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है तो वेन्स की कंस्ट्रक्शन होती है, वीनो कंस्ट्रक्शन होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हार्ट की तरफ आता है, वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है, तो फिर फिलिंग प्रेशर भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, प्री लोड भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसके बाद है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम, जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा फीलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा, प्री लोड ज़्यादा होगा। ब्लड वॉल्यूम किन किन कंडीशन के अंदर ज़्यादा हो सकता है? मिसाल के तौर पर आपने ज़्यादा पानी पी लिया, या कुछ ऐसा होता है कि बाज़ों का जो एडीएच होता है, एडीएच वाला ट्यूमर होता है, वो भी ज़्यादा वाटर की रिटेंशन करवा देता है। इस कंडीशन के अंदर आपको ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब जो प्री लोड होता है वो एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ को डिटरमिन करता है, लेंथ और उसके बाद टेंशन। ठीक हो गया, मतलब आपको पता है कि डायस्टोलिक के बाद हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, और जितना ज़्यादा फीलिंग होगी, तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के मुताबिक जितनी ज़्यादा फीलिंग होगी उतना ज़्यादा हार्ट का मसल स्ट्रेच होगा, और जितने ज़्यादा हार्ट का मसल स्ट्रेच होगा तो वो इलास्टिसिटी की वजह से ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। आफ्टर लोड क्या होता है? आफ्टर लोड क्या होता है? आफ्टर लोड रेजिस्टेंस है, किसके अगेंस्ट? स्ट्रोक वॉल्यूम के अगेंस्ट, के स्ट्रोक वॉल्यूम को आपने इंजेक्ट करना है, तो उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं आफ्टर लोड। तो आफ्टर लोड कौन कौन से फैक्टर डिटरमिन करते हैं? तो एक होता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, के जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, आफ्टर लोड ज़्यादा होगा, मतलब हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। और दूसरा होता है आर्टीरियल स्टिफनेस।
मतलब कि अगर जो ओल्ड एज के अंदर जो बड़ी-बड़ी आर्टरीज़ होती हैं, स्पेसिफिकली अयोर्टा हो गया, पल्मोनरी ट्रंक हो गया, इनकी इलास्टिसिटी आहिस्ता-आहिस्ता कम होती रहती है, स्टिफ होती रहती है, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक हो गया। तो जो ये वाली जो चीज़ है, आफ्टर लोड ये डिटरमिन करता है सिस्टोलिक फाइबर टेंशन, ठीक हो गया, कि मतलब हार्ट ने कितनी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी है। इसके बाद है इंट्रा मायोकार्डियल फाइबर टेंशन। इंट्रा मायोकार्डियल मतलब मायोकार्डियम के अंदर जितनी मायोकार्डियल फाइबर ने फोर्स लगानी होती है, स्पेसिफिकली वेंट्रिकल मसल ने, क्योंकि वेंट्रिकल ने इंजेक्शन करवानी है, राइट हार्ट में भी और लेफ्ट हार्ट में भी, ठीक हो गया। तो ये प्राइमरी डिटर्मिनेंट होता है हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट का, इंट्रा मायोकार्डियल फाइबर टेंशन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इंट्रा मायोकार्डियल फाइबर टेंशन की जितनी ज़्यादा हार्ट ने फोर्स लगानी है, जितनी ज़्यादा टेंशन होगी, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो इंट्रा मायोकार्डियल फाइबर टेंशन है वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को डिटरमिन करती है, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रा मायोकार्डियल फाइबर टेंशन। हम जो इंट्रा मायोकार्डियल फाइबर टेंशन है वो बहुत सारे फैक्टर डिटरमिन करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स होती है? कुछ फैक्टर्स हार्ट की रेस्टिंग स्टेट के अंदर, कुछ होते हैं हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर। पहला होता है डायस्टोलिक फैक्टर। तो डायस्टोलिक फैक्टर्स देख लेते हैं। डायस्टोलिक फैक्टर में पहला होता है, इन दोनों को मिला के कहते हैं प्री लोड, ठीक है। प्री लोड का मतलब डायस्टोलिक फिलिंग प्रेशर है। तो डायस्टोलिक फिलिंग प्रेशर दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट था, वीनस स्टोन के ऊपर और ब्लड वॉल्यूम के ऊपर। काफ़ी ब्लड नहीं हो गया, हाँ, वीनस स्टोन और ब्लड वॉल्यूम के बाद जो वीनस स्टोन है वो डिटरमिन होती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी से। जो आफ्टर लोड है, आफ्टर लोड दो चीज़ें डिटरमिन होता है। पहली चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ होती है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस या आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। तीसरा होता है लार्ज आर्टरी स्टिफनेस, स्पेसिफिकली अयोर्टा की स्टिफनेस, पल्मोनरी ट्रंक की स्टिफनेस। इसके बाद देख लेते हैं हम हार्ट रेट है। हार्ट रेट भी क्या करता है? इंट्रा मायोकार्डियल फाइबर टेंशन को डिटरमिन करता है कि फॉर एग्जाम्पल जितना ज़्यादा हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो हार्ट ज़्यादा टाइम गुजारेगा सिस्टली फेज के अंदर, डायस्टली फेज कम होता रहेगा, ठीक है। डायस्टली फेज कम होता रहेगा, ठीक हो गया। जब डायस्टली फेज कम होता रहेगा, ठीक हो गया, तो हार्ट को जो कोरोनरी ब्लड फ्लो मिलना कम हो जाएगा, क्योंकि पता है कि जब हार्ट रेस्ट होता है, जब हार्ट का रेस्टिंग फेज होता है डायस्टली, तो इसी में कोरोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड आता होता है, कोरोनरी फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। लेकिन जब डायस्टली फेज कम से कम होगा तो कोरोनरी फ्लो भी कम से कम होगा, ठीक हो गया। तो ये हार्ट रेट डिटरमिन करते हैं इंट्रामायोकार्डियल फाइबर टेंशन को, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हार्ट की फोर्स है, मतलब जितना हार्ट की फोर्स ज़्यादा होगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा इंट्रामायोकार्डियल फाइबर टेंशन ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। अगर आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और दूसरी तरफ हार्ट रेट है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो सिस्टली में ब्लड ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करना है, दूसरी तरफ हार्ट रेट है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनता है? डबल प्रोडक्ट बनती है। क्या बनती है? डबल प्रोडक्ट। और डबल प्रोडक्ट किसको डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल होती है? कार्डिक वर्क को करने को इस्तेमाल होती है कि हार्ट कितना ज़्यादा काम कर रहा है। जितना ज़्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डबल प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा हार्ट रेट होगा उतनी ज़्यादा डबल प्रोडक्ट होगी। जो डबल प्रोडक्ट होती है वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को डिटरमिन करती है, ठीक हो गया। तो इस तरह से होगा काम। जो डबल प्रोडक्ट है वो सेंसिटिव होती है किसके लिए? सिंपैथेटिक टोन के लिए, कि जितना ज़्यादा सिंपैथेटिक टोन ज़्यादा होगा, हार्ट रेट ज़्यादा होगा और डबल प्रोडक्ट भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब जो एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना है, तो इसमें जो ड्रग्स होती है, इन्होंने डबल प्रोडक्ट को कम कर देना है। डबल प्रोडक्ट को कम कर देना है, किस तरह से कम कर देना है? इन्होंने सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को ब्लॉक कर देना। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा? फाइनली जो हार्ट होगा उसको कम से कम फोर्स लगानी पड़ेगी और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम से कम चाहिए होगी। इसके बाद है फोर्स ऑफ कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन। ये तो बात हो गई इजेक्शन टाइम के, कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना इजेक्शन में, ठीक हो गया। जितना ज़्यादा इजेक्शन टाइम होगा उतना ज़्यादा सिस्टली प्रोलॉन्ग होगी, तो जितनी सिस्टली प्रोलॉन्ग होगी यानी सिस्टली काफ़ी ड्यूरेशन के लिए है, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। तो ये होती है डिटर्मिनेंट्स ऑफ कार्डिक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स या ऑक्सीजन डिमांड। अब थेरापेटिक स्ट्रेटजीज क्या है? अब जो एंजाइना के अंदर जो ड्रग्स इस्तेमाल होती है, इन्होंने दो काम करने हैं, दो इनके प्राइमरी मोटिव होते हैं। पहला क्या होता है? पहला ये होता है कि ऑक्सीजन की डिलीवरी को बढ़ा देना और दूसरा होता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कम से कम कर देना। अब इनमें फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स कौन कौन सी है? आपने इसको इस तरह से याद कर रखना है, एनसीबी बैंक, एनसीबी बैंक होता है, एन से नाइट्रेट्स होता है, सी से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बी से बीटा ब्लॉकर होती है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी ड्रग्स भी यूज़ होती है जिनको आप मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर देखते हैं। जैसे अगर आप यहाँ से देखो कि यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो दोनों में आ रही है, वेज़ोडाइलेटर और कार्डिक डिप्रेसेंट में, जबकि बीटा ब्लॉकर स्पेसिफिक है कार्डिक डिप्रेसेंट के लिए। उसके साथ साथ कुछ मिसलेनियस ड्रग्स भी होती है, फॉर एग्जाम्पल मेटाबॉलिज्म मॉडिफायर। अब मेटाबॉलिज्म मॉडिफायर को समझना है, जो हार्ट के जो मसल फाइबर होते हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन से हार्ट एनर्जी लेता होता है। और फैटी एसिड के पास कुछ स्पेशलाइज प्रॉपर्टी होती है कि जो फैटी एसिड होते हैं गिवन मोल ऑफ एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन खाते हैं एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। तो अगर हम क्या करते हैं, फैटी एसिड की जो बीटा ऑक्सीडेशन है उसको इनहिबिट कर दे, तो इसके लिए जो इनहिबिटर्स होते हैं उनको बोलते हैं PFOX इनहिबिटर, मतलब पार्शियल फैटी एसिड
ऑक्सीडेशन इनहिबिटर। तो इसके अंदर एग्जांपल आते हैं रोनालोजीन की और ट्राइमेटाजिडीन और रोनालोजीन की, जो पार्शियल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनहिबिटर पे भी होते हैं। जो रोनालोजीन है, रोनालोजीन का एक और मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी है, वो क्या है कि लेट सोडियम करंट को ब्लॉक कर देना, वो सबसे लास्ट में आके पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और ड्रग भी होती है जिसने हार्ट रेट को कम कर देना है, और हार्ट रेट कम से कम होगा तो डबल प्रोडक्ट कम से कम होगी, जब डबल प्रोडक्ट कम से कम होगी तो फिर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी कम से कम होगी, ऑक्सीजन डिमांड भी कम से कम होगी। तो वो कौन सी होती है? इवेब्रेडिन होती है, जिसने पेस मेकर के अंदर सोडियम करंट को ब्लॉक कर देना है, ठीक है। तो जो नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और जो बीटा ब्लॉकर्स होती है, ये इन्होंने ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम कर देना होता है। और इसके साथ साथ जो नाइट्रेट्स होती है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, इन्होंने हार्ट की तरफ ऑक्सीजन डिलीवरी को भी बढ़ा देना है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये भी वेज़ोडाइलेटर के अंदर आते हैं ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नाइट्रेट्स वेज़ोडाइलेटर के अंदर आते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन को बढ़ाने, ऑक्सीजन की डिलीवरी को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके साथ साथ बीटा ब्लॉकर अगर ऐड कर दे तो ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कम से कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट होती है कि इसके अंदर ये एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना के अंदर तीनों चीज़ें इस्तेमाल होती है। जबकि नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये दोनों इस्तेमाल होते हैं किसके अंदर? वेज़ोस्पास्टिक एंजाइना, क्योंकि वहाँ पर ये स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक करके ऑक्सीजन डिलीवरी को बढ़ा देते हैं। अगर हम बात करते हैं तीसरी टाइप के एंजाइना की, जिसको बोलते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, या उसको क्रिसेंडो एंजाइना, या उसको अनस्टेबल एंजाइना, तो वहाँ पर आप क्या करते हो? मायोकार्डियल रीवैस्कुलराइजेशन। रीवैस्कुलराइजेशन का मतलब वो टिश्यू या वो एरिया जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही थी, वहाँ पर ऑक्सीजन को वापस स्टैब्लिश कर दो, ऑक्सीजन को रेप्लेनिश करवा दो। तो दो टेक्निक्स होती है, एक होती है एंजियोप्लास्टी और दूसरी होती है बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसको आपने एनाटॉमी वगैरह में पढ़ना होता है, सर्जरी वगैरह में। एंजियोप्लास्टी क्या होती है, बाईपास ग्राफ्टिंग क्या होती है। एंजियोप्लास्टी के अंदर स्टेंट पास करते हैं, बाईपास ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं? एक आर्टरी का टुकड़ा देते हैं और दो पीसेस को आपस में जोड़ देते हैं, दो पार्ट को जोड़ देते हैं। तो ये आती है मायोकार्डियल रीवैस्कुलराइजेशन में, ठीक हो गया। जबकि एंजियोप्लास्टी के अंदर क्या करते हो आप? जो ल्यूमेन पहले से कोलैप्स हो चुका है, ल्यूमेन काफ़ी ज़्यादा ओक्लूडेड है, तो उसको ओपन कर देना किसी कैथीटर की वजह से, किसी स्टंट की वजह से। तो ये यूज़ होते हैं किसके अंदर? अनस्टेबल एंजाइना के अंदर। अनस्टेबल एंजाइना में मायोकार्डियल रीवैस्कुलराइजेशन है, इसके साथ साथ प्लेटलेट क्लॉटिंग वगैरह भी यूज़ होती है, ठीक है। प्लेटलेट क्लॉटिंग वगैरह उनको इनहिबिट करने वाले, ठीक है, ड्रग्स। इसके साथ साथ इंट्रावीनस नाइट्रोग्लाइसिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ें इस्तेमाल होती है किसके अंदर? अनस्टेबल एंजाइना के अंदर। अब यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है कि ग्राफ ये बता रहा है कि जितनी हार्ट के पास ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही हार्ट को ऑक्सीजन डिलीवरी होती है, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना या किसी भी टाइप के एंजाइना के अंदर ये इक्विलिब्रियम खराब हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट तो बढ़ रही है लेकिन ऑक्सीजन डिलीवरी उस एतबार से नहीं आ पा रही, डेट इज़ वाई ये कर्व फ्लैट होना शुरू हो जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन से पैरेलल होना शुरू हो जाती है। अब इसके बाद पहली ड्रग को पढ़ लेते हैं, नाइट्रेट्स। तो हमने फार्मूला याद किया था NCB, नाइट्रेट्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड द लास्ट इज बीटा ब्लॉकर। अब जो नाइट्रेट्स कौन कौन सी होती है? नाइट्रेट्स भी यहाँ पे चार टाइप की होती है। एक होती है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, जिसमें अमाइल नाइट्रेट आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। दूसरी होती है शॉर्ट ड्यूरेशन की, तो शॉर्ट ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट और लॉन्ग ड्यूरेशन, इन सब में आएगा नाइट्रोग्लिसरीन। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन अवेलेबल है, इंटरमीडिएट के लिए ओरल है, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ट्रांसडर्मल होती है। जबकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में वेरापेमिन और डिलिटियाजिम आपने पढ़ना है, बीटा ब्लॉकर के अंदर आपने प्रोपेनोलोल वगैरह को देख लेना है, जबकि मिसलेनियस के अंदर रोनालोजीन और इवेब्रेडिन। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले ड्रग, उसका नाम है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट्रेट कौन सा है? हमारा नाइट्रोग्लिसरीन है। नाइट्रोग्लिसरीन बहुत सारी फार्मूलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक्यूट अटैक होगा, एक्यूट अटैक को रिलीव करने के लिए क्या दोगे? सबलिंगुअल, जिसकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, 10 से लेकर 20 मिनट के लिए, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट के लिए, प्रोफाइलेक्सिस के लिए क्या देते हो? ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन, और ट्रांसडर्मल नाइट्रोग्लिसरीन होता है 8 से लेकर 10 घंटे के लिए, 8 से लेकर 10 घंटे के लिए। नाइट्रोग्लिसरीन के मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं या इसके फार्माकोकाइनेटिक्स। अब नाइट्रोग्लिसरीन है, जिसको ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट भी बोलते हैं, मतलब इसमें 3 नाइट्रेट ग्रुप होते हैं। अब सबसे पहले लीवर के अंदर इसकी डीनाइट्रेशन होगी, लीवर के अंदर और स्मूथ मसल के अंदर 3 नाइट्रेट थे, एक की डीनाइट्रेशन हो गई है, तो बाकी कितने रह गए? 2, तो उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल डाइनाइट्रेट। इसके पास अभी भी वेज़ोडाइलेटर एक्टिविटी है, ठीक है। फिर इसके बाद ये मोनोनाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है। मोनोनाइट्रेट के पास भी होती है लेकिन रिलेटिवली लेस एक्टिव होता है, ठीक है, लेस एक्टिव होता है। कहते हैं कि लीवर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई एंजाइम एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से जो नाइट्रोग्लिसरीन का जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो 90% होता है। कितना होता है? 90% होता है, ठीक हो गया। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जो ओरल होते हैं स्वैलो नाइट्रोग्लिसरीन होते हैं, तो अगर हम ओरल लेते हैं स्वैलो नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्लिसराइल डाइनाइट्रेट का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लीवर के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम एक्टिविटी है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है।
इसी के साथ साथ जो एफिकेसी होती है सबलिंगुअल की या ट्रांसडर्मल की, अभी तो हमने पढ़ा था ओरल फॉर्म, तो ओरल फॉर्म थी वो थी इंटरमीडिएट थी, जबकि सबलिंगुअल या ट्रांसडर्मल इनकी एफिकेसी किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि जब ओरल नहीं लिया आपने, सबलिंगुअल या ट्रांसडर्मल लिया, तो इन्होंने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर लिया, तो ये अनचेंज फॉर्म में ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट की फॉर्म में होगी और तब भी इस फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगी। इसके साथ साथ दूसरे नाइट्रेट्स भी होते हैं जो नाइट्रोग्लिसरीन से रिजेंबल करते हैं। पहला है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये भी कॉमनली यूज़ करते हैं, ये भी सबलिंगुअल या ओरल फॉर्म के अंदर है। इसकी भी लीवर के अंदर और स्मूथ मसल के अंदर डीनाइट्रेशन होती है, तो बनता है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, और ये भी इसके पास भी एक्टिविटी होती है। और जो तीसरा नाइट्रेट है उसका नाम है पेंटारिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट, पेंटारिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट, ठीक है। ये और ये किस फॉर्म में होता है, इसके पास इंटरमीडिएट ड्यूरेशन होता है। इसके बाद एक और नाइट्रेट भी होता है जो काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग हाफ लाइफ के तौर पे काम आता है, अमाइल नाइट्रेट। अमाइल नाइट्रेट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग वेज़ोडाइलेटर है जो कि इन्हेलेशन के ज़रिए इनटेक किया जाता है। अब इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। नाइट्रेट्स करते हैं क्या, नाइट्रेट स्मूथ मसल में जाने के बाद क्या रिलीज़ करते हैं, क्या नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और ये जो एंजाइम होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, यही इनको नाइट्रेट के अंदर, नाइट्रेट्स को नाइट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करा देता है, एनओ के अंदर कन्वर्ट करा देता है। जो एनओ होगा, एनओ क्या करता है, सीसी स्मूथ मसल के अंदर जो ग्वानालाइल साइक्लेज है उसको एक्टिवेट करता है, ग्वानालाइल साइक्लेज से बनता है साइक्लिक जीएमपी, और साइक्लिक जीएमपी एक सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम आता है। अब जो साइक्लिक जीएमपी होगा वो क्या करेगा, जो मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेट है उसके क्या करेगा, डीफॉस्फोरिलेशन कर देगा। जो मायोसिन लाइट चेन की डीफॉस्फोरिलेशन होगी तो मायोसिन लाइट चेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जब डीफॉस्फोरिलेशन होती है तो ये रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, ठीक हो गया। तो ये मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, ये स्मूथ मसल के अंदर, और ये वही सेम मैकेनिज्म है जो नाइट्रोपेरोक्साइड का भी होता है। नाइट्रोपेरोक्साइड को आपने पढ़ना है किसके अंदर, चैप्टर नंबर 11 के अंदर, ठीक है। वैसे पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 11 के अंदर हाइपरटेंसिव वाले के अंदर, बाकी हमने इसको वेजो एक्टिव पेप्टाइड के अंदर भी पढ़ना है। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट के, इसका स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या क्या होता है, अब इसने करानी क्या है, इसने स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करानी है, स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन होगी, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि स्मूथ मसल कहाँ कहाँ पे होते हैं, वेन में भी होते हैं, आर्टरी में भी होते हैं, आर्टरियोल पे भी होते हैं, इसने तीनों जगह पे काम करना है। अगर ये वेन पे जाके काम करेगा तो वीनो डायलेशन करा देगा, वीनो डायलेशन की वजह से क्या होगा, हार्ट की फीलिंग कम से कम होगी, प्री लोड कम से कम होगा। अगर ये आर्टरीज के स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कराएगा, स्पेसिफिकली कोरोनरी आर्टरी के, तो क्या होगा, जो ओक्लूडेड एपिकार्डियल कोरोनरी वेसल्स हैं उनकी रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट के पास ऑक्सीजन डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और अगर ये आर्ट्रियोल पे जाके काम करेगा तो आर्ट्रियोल की डायलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से आफ्टर लोड कम से कम हो जाएगा, फाइनली जिसकी वजह से इंजेक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगी और हार्ट का साइज रिलेटिवली कम हो जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी या टेंशन कम हो जाएगी, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि आर्टरी, आर्ट्रियोल और वेन, वेन इन्हीं तीन जगहों पे जाके काम करना है, तो ज़्यादा इसका जो एक्शन होता है वो वेन के ऊपर होता है, ठीक है, वेन के ऊपर। तो वेनो डायलेशन करवाएगा जिसकी वजह से डायस्टोलिक हार्ट साइज कम से कम हो जाएगा और फाइबर की टेंशन भी कम से कम होगी। आर्टिकुलर डायलेशन की वजह से क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम देखने को मिलेगी। फाइनली इसकी वजह से हो रहा क्या है, ऑक्सीजन कंजप्शन कम से कम हो रही है, डबल प्रोडक्ट भी कम से कम हो रहा है और ऑक्सीजन डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। लेकिन जो उसका प्राइमरी मैकेनिज्म है किसका, नाइट्रेट का, तो प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को कम से कम कर देना। लेकिन दूसरा मैकेनिज्म भी होता है, दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी को बढ़ा देना, स्पेसिफिकली जो इस्कीमिक एरियाज होते हैं जहाँ पर जो कोरोनरी वेसल्स हैं, जो कोलेटरल पाथवे से आ रही है, ब्लड आ रहा है, तो उनमें क्या करना, उनको भी थोड़ा सा ओपन करा देना ताकि ऑक्सीजन डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा हो। लास्ट एंजाइना होता है वेजोस्पास्टिक एंजाइना, तो वेजोस्पास्टिक एंजाइना में ये क्या करता है, कोरोनरी स्पैज्म को रिवर्स करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे कोरोनरी फ्लो को भी बढ़ा देता होता है। नाइट्रेट्स का कार्डिक मसल के ऊपर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, बल्कि इसका सिर्फ स्मूथ मसल के ऊपर होता है। लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर को ड्रॉप कर देती है आर्टीरियल डायलेशन की वजह से, तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको रिफ्लेक्स ब्रेडिक रिफ्लेक्स जो होता है बैरो रिसेप्टर, तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की वजह से आपको टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो वहाँ पे आपको बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की एक्टिवेशन देखने को मिलेगी। दूसरे ऑर्गन के ऊपर क्या क्या होगा, अभी तो हमने सीवीएस के ऊपर पढ़ा था, स्पेसिफिकली वैस्कुलर स्मूथ मसल के ऊपर। दूसरे ब्रोंकाइट, जीआईटी और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट, इन सब स्मूथ मसल को रिलैक्स करवाता है, लेकिन इनका उसके ऊपर कोई ज़्यादा एक्शन नहीं देखने को मिलता। जो इंट्रावेनस नाइट्रोग्लिसरीन होती है, जो यूज़ करते थे किसके अंदर, अनस्टेबल एंजाइना के अंदर, तो वहाँ पर ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को ब्लॉक कर देती है, तो ये वेजोस्पास्टिक एंजाइना नहीं बल्कि अनस्टेबल एंजाइना, जिसको क्रिसेंडू एंजाइना या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, उसके अंदर यूज़ होती है, ठीक हो गया। अब जो नाइट्रोग्लिसरीन है बहुत सारी फार्मूलेशन के अंदर इस्तेमाल होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, एंजाइना पेन की, जिसमें आपको किसी को एंजाइना हो गया तो जो उसके साइन सिम्टम को रिलीव करने के लिए, एक्यूट अटैक को रिलीव के लिए क्या यूज़ करते हैं, 10 से लेकर 20 मिनट वाली फार्मूलेशन, जो उसको बोलते हैं हम सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, सबलिंगुअल आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। इसका ड्यूरेशन होता है 30 मिनट का। जो ओरल फॉर्म होती है, स्वैलोड फॉर्म होती है, चाहे वो किसकी हो, नाइट्रोग्लिसरीन की हो, चाहे आइसोसोर्बाइड की हो, ये इंटरमीडिएट था, 4 से लेकर 6 घंटे।
जबकि जो लास्ट वाली थी ट्रांसडर्मल, जिसको ऑइंटमेंट या पैच की फॉर्म में देते हैं, तो ये 24 घंटे के लिए होती है। लेकिन जो ट्रांसडर्मल वाली अगर यूज़ करते हैं तो 10 से लेकर 12 घंटे से पहले तो वो ठीक होती है, लेकिन इसके बाद टॉलरेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है। मतलब इसका रिस्पॉन्स आहिस्ता-आहिस्ता कम देखने को मिलता है। ठीक हो गया? तो 12 घंटे के बाद नया पैच हमें लगाना चाहिए। अब इसकी टॉक्सिसिटी को देख लेते हैं, टॉक्सिसिटी को। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी होती है नाइट्रेट्स की, वो क्या होती है? ऐसा रिस्पॉन्स जो वेसोडाइलेशन की वजह से एक्टिवेट हुई है। वेसोडाइलेशन हो गया, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो उसकी वजह से टैकीकार्डिया हो जाएगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाएगा। ये किस वजह से हुआ? वीनो डायलेटर इफेक्ट की वजह से। वेन्स की डायलेशन हो गई है, हार्ट के पास ब्लड कम से कम आया, तो हार्ट ने पंप भी कम से कम किया होगा, जिसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया। उसी तरह अगर मेनिंजियल आर्टरी की वेसोडाइलेशन हो गई है, तो वहाँ पे थ्रोबिंग हेडेक भी देखने को मिल सकता है। जो नाइट्रेट्स होती है दूसरी ड्रग के साथ भी इंटरेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल एक ड्रग थी सिल्डेनाफिल, विल्डेनाफिल और टार्डिलाफिल। ये इस्तेमाल करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रग्स थी, ये ड्रग क्या करती है? ये साइक्लिक जीएमपी को टूटने नहीं देती। साइक्लिक जीएमपी को तोड़ने वाला एंजाइम था साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5। तो ये साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 को तोड़ने नहीं देती। ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी ज़्यादा देर तक काम करता रहता है, स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवा देता है, स्पेसिफिकली इरेक्टाइल टिश्यू के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो ड्रग्स थी सिल्डेनाफिल, विल्डेनाफिल, टार्डिलाफिल, तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर कोई बंदा पहले से सिल्डेनाफिल यूज़ करना है और उसके बाद वो नाइट्रेट्स यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो उसकी वजह से होगा क्या? उसकी वजह से ये ड्रग्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू करेगी। मे बी इरेक्टाइल टिश्यू के पास ज़्यादा कुछ ना हो, लेकिन जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल के ऊपर ज़्यादा एडिटिव वेसोडाइलेशन देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन सीवियर हो जाएगी। इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाएगी कि जो हमारा क्रिटिकल ऑर्गन्स होते हैं, ब्रेन वगैरह हो गया, किडनी वगैरह हो गया, इनकी तरफ ब्लड फ्लो कम से कम हो जाएगा, क्योंकि वेसोडाइलेशन हो गया है। इसके बाद यहाँ पर है पड़ेगा टॉक्सिसिटी नाइट्राइट्स की। नाइट्रेट्स की बात नहीं कर रहा, नाइट्राइट्स की बात कर रहा है। कहते हैं जो नाइट्राइट्स होते हैं ना, नाइट्राइट्स मिथिमोग्लोबिनीमिया काज कर देते हैं। मिथिमोग्लोबिनीमिया का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है उसको Fe+2 फॉर्म के अंदर से कन्वर्ट करा के Fe+3 फॉर्म में करवा देना। नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर Fe+2 होता है, लेकिन अगर Fe+3 हो जाए तो उसको बोलते हैं मिथिमोग्लोबिन। ठीक हो गया? और इसकी एक्युमुलेशन को मिथिमोग्लोबिनीमिया, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, क्या लिखा हुआ है? अच्छा सॉरी। अ, अब होता क्या है इसकी वजह से, ठीक है? लेकिन जो ये वाला इफेक्ट है मिथिमोग्लोबिनीमिया, ये साइनाइड पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जो नाइट्राइट्स होते हैं, ये साइनाइड पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट का वाला काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं वो नेक्स्ट पैराग्राफ में बताता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर और क्या टॉक्सिसिटी है, तो यहाँ पे एक डिजीज़ का नाम लिखा हुआ है मंडे डिजीज़। मंडे डिजीज़ का मतलब है कि अल्टरनेटिंग डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। मतलब जो ऑर्गेनिक जो नाइट्रेट्स फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे होते हैं, वर्कर काम कर रहे होते हैं, तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक तो टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। लेकिन जब वो वीकेंड के ऊपर सैटरडे और संडे को छुट्टी होने के बाद 12 मंडे को जाते हैं, तो टॉलरेंस खत्म हो जाती है। तो उनके अंदर वेसोडाइलेशन एक्शन देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया, हेडेक वगैरह देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की वजह से, और ये हर मंडे को होगा। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड मंडे डिजीज। अब साइनाइड पॉइजनिंग के लिए नाइट्राइट्स किस तरह से काम आते हैं? जो साइनाइड होते हैं, साइनाइड आयन पहले बताओ करता क्या है। साइनाइड आयन आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और आयरन कहाँ पे होता है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के अंदर। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एटीपी प्रोड्यूस होती है, और एटीपी सेल की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो आयरन होता है मेथिमोग्लोबिन के अंदर, उसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है साइनाइड के लिए। फॉर एग्जांपल किसी ने को साइनाइड पॉइजनिंग हो गई है, किसी के अंदर साइनाइड को ज़्यादा चला गया है। अब साइनाइड ने साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के आयरन के ऊपर जाके बाइंड करना है। इससे पहले कि ये आयरन के साथ बाइंड करे, तो हम मेथिमोग्लोबिन का रिएक्शन करवा देंगे। जो मेथिमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी साइनाइड के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि साइनाइड की भी उतनी नहीं होती आयरन के लिए जितनी इसकी होती है। तो जो मेथिमोग्लोबिन होती है वो क्या करेगी? साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी, साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगी। अभी मेथिमोग्लोबिन आया किस वजह से? हमने नाइट्राइट यूज़ किया, जिसने आयरन को Fe+2 से Fe+3 के फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप प्रोसीजर देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या करोगे? आप इन्हेलेशन कराओगे अमाइल नाइट्राइट की, जिसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से नाइट्राइट का लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, मेथिमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे? सोडियम नाइट्रेट की इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन करोगे, जो कि मेथिमोग्लोबिन के लेवल को इतना ज़्यादा बढ़ा देगी, जिसकी वजह से वो साइनाइड को रिमूव करना शुरू कर देगी साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज से। इसके बाद क्या करोगे? इंट्रावीनस सोडियम थायोसल्फेट। अब जो साइनाइड ने रिएक्शन किया था मेथिमोग्लोबिन के साथ, तो क्या बन गया था? सियानो मेथिमोग्लोबिन। तो सियानो मेथिमोग्लोबिन को हमने तोड़ना है किसके अंदर? थायोसाइनेट के अंदर और मेथिमोग्लोबिन के अंदर। फाइनली यहाँ पे साइनाइड था वो थायोसाइनेट में कन्वर्ट हो गया। तो थायोसाइनेट था, तो थायोसाइनेट रिलेटिवली लेस टॉक्सिक होता है। अगर आपको अभी तक ये समझ नहीं आया मैकेनिज्म, तो यहाँ पे देख सकते हो सोडियम नाइट्राइट अमाइल नाइट्राइट मेथिमोग्लोबिन फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, तो उसने साइनाइड के साथ रिएक्शन किया, सियानो मेथिमोग्लोबिन बन गया। फिर हम सोडियम थायोसल्फेट देंगे ताकि सियानो मेथिमोग्लोबिन टूट जाए किसके अंदर? थायोसाइनेट के अंदर और मेथिमोग्लोबिन के अंदर। ठीक हो गया? तो ये फ्लो चार्ट आप देख सकते हो, और यहाँ पे क्या रिलीज हो गया?
मिथिमोग्लोबिन, और मिथिमोग्लोबिन के साथ हम यूज़ करेंगे मिथाइलिन ब्लू, जो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट करा देगा। तो ये इस तरह से नाइट्राइट्स यूज़ होती है किसके अंदर, साइनाइड पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए। और नाइट्राइट्स असल में क्या होते हैं, एंटीडोट होते हैं फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। तो ये तो हमने पढ़ लिया नाइट्रेट्स के बारे में। अब हम यहाँ से देख सकते हैं नाइट्रेट्स। तो यहाँ पे लिखा होगा नाइट्रेट्स, यहाँ पे 4 टाइप के लिखे हैं। एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जिसके अंदर अमाइल नाइट्रेट है, जिसका सेम है जो हमने ऊपर वाले से पढ़ना है। एंजाइना के अंदर सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो ये वाले 2 होते हैं, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग, या प्रोफाइलैक्सिस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, बल्कि ये एपिसोड को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होता है, कि एक्यूट अटैक वगैरह को। क्या मैकेनिज्म, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवा देगा, साइक्लिक जीएमपी लेवल को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से वेस्कुलर स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन हो जाएगी। क्या क्या इनका होगा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैकीकार्डिया, साइड इफेक्ट टैकीकार्डिया हो जाएगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और हेडेक। टैकीकार्डिया को रिफ्लेक्स, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स की वजह से, कंपनसेटरी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वेजोडाइलेशन की वजह से, हेडेक वगैरह ये भी वेजोडाइलेशन की वजह से, लेकिन ये मेनिंजियल वेसल के अंदर होगा। नाइट्रोग्लिसरीन ओरल है, उस आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और मोनोनाइट्रेट पर भी आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है, और यहाँ पे पेंटा इथ्रोटोल टेट्राई नाइट्रेट। ठीक हो गया। तो ये सारे हो गए, हमने नाइट्रेट्स वगैरह पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हमने पढ़ने हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वगैरह पढ़ने हैं, कौन कौन से होते हैं। एक ऐसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जिन्होंने वेसल्स के ऊपर जाके काम करना है, तो उसका एग्जाम्पल आती है डाईहाइड्रोपिरामिडीन की। जबकि कुछ ने हार्ट के ऊपर जाके काम करना है, तो उसके अंदर आएगी डिल्टियाजिम, वेरापेमिल वगैरह। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ने क्या करना है, हार्ट और वेस्कुलर स्मूथ मसल, इनके ऊपर एल टाइप कैल्शियम चैनल्स होती है, तो एल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देना। तब एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा, इनकी रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया। तो रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाएगी, तो अगर करोनरी आर्टरी के अंदर रिलैक्सेशन होगी तो ऑक्सीजन डिलीवरी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, और अगर हार्ट के ऊपर तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम से कम होगी। तो इस तरह से जाके काम करते हैं। अब इनके इफेक्ट्स वगैरह को देख लेते हैं, उनके क्लिनिकल यूजेस को। तो क्लिनिकल यूजेस या इफेक्ट वगैरह को देख लेते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करती है, ब्लड वेसल को रिलैक्स करना शुरू कर देती है, इसके साथ साथ यूट्रस, ब्रोंकाई और गट पे भी जाके काम करना शुरू कर देती है। हार्ट की रेट और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी दोनों कम हो जाएगी डिल्टियाजिम की वजह से और वेरापेमिल की वजह से। ठीक हो गया। लेकिन ये जो एवी नोड होते हैं, वहाँ पर जो कैल्शियम डिपेंडेंट कंडक्शन भी को ब्लॉक कर देती है, और आपको पता है कि एवी नोड है, ये हार्ट की कंडक्शन वेलोसिटी को डिटरमिन करते होते हैं। तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दी एवी नोड के अंदर, तो ये क्या करती है, एवी नोडल एरिथमिया को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है, वेरापेमिल और डिल्टियाजिम। ठीक हो गया। इसके बाद निफेडिपिन और दूसरी डाईहाइड्रोपेरामिडीन होती है, ये वेजोडाइलेटर है, मतलब वेजोडाइलेशन करवा देगी, वेजोडाइलेशन की वजह से कंपनसेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, कंपनसेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, और हार्ट रेट वगैरह बनना, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया। लेकिन अगर कैल्शियम चैनल भी आप यूज़ कर रहे हो जो हार्ट के ऊपर जाके काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, टैकीकार्डिया को आप प्रिवेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दोनों वेरापेमिल और डिल्टियाजिम से बंद हो जाती है। अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है, चाहे वो एफर्ट वाला एंजाइना हो, चाहे वेजोस्पास्टिक हो। जो निफेडिपिन है, कहते हैं कि निफेडिपिन शॉर्ट अटैक के लिए भी यूज़ हो सकती है, लेकिन इसका जो सडन जो रिलीज होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ठीक है, जब इसको यूज़ नहीं करते शॉर्ट अटैक के लिए। लेकिन वेजोस्पास्टिक और एफर्ट के लिए प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर इस्तेमाल होती है। जो सीवियर एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना होता है, कहते हैं कि ये ड्रग्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है जब आप नाइट्रेट के साथ इनको मिला के यूज़ करते होते हैं। ना सिर्फ एंजाइना के अलावा, बल्कि हाइपरटेंशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जिसके अंदर एवी नोडल एरिथमिया वगैरह देखने को मिलता है, उसके अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। माइग्रेन वगैरह को ट्रीट करने के लिए भी, प्री टर्म लेबर के लिए भी, स्ट्रोक को और रेनो डिजीज़ को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ने चूंकि मोटिलिटी को कम कर देना, तो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पेरिटिबियल एडिमा देखने को मिल सकता है क्योंकि वेजोडाइलेशन होगी, या नोजिया, फ्लशिंग, डिजीनेस वगैरह देखने को मिल सकती है। ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, हार्ट फेल भी हो सकता है, एवी ब्लॉकेट भी देखने को मिल सकती है, साइनस नोड का डिप्रेशन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हार्ट रेट को कम कर देते हैं। जो हार्ट वाले साइन सिम्टम्स होते हैं वो डिल्टियाजिम और वेरापेमिल से ज़्यादा अपेयर होते हैं एज कम्पेयर टू डाईहाइड्रोपिरामिडीन। अब इसके बाद है बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स है, बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स। तो बीटा ब्लॉकिंग ड्रग्स होती है, बीटा ब्लॉकर्स जो इफेक्टेड होती है, किसके अंदर इस्तेमाल होती है, एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना में स्पेसिफिक होती है, वेजोस्पास्टिक के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। अब जो है बीटा ब्लॉकिंग, इनका एक्शन क्या होगा, उनके क्लिनिकल यूज़ क्या होगा। तो एक्शन क्या होगा, हार्ट रेट को, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, ब्लड प्रेशर को कम से कम कर देना। ठीक है, इनको कम से कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये कार्डिक वर्क को, डबल प्रोडक्ट को, ऑक्सीजन डिमांड, इन सबको क्या कर देती है, कम कर देती है। जो बीटा ब्लॉकर होते हैं प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी के लिए यूज़ होते हैं, मतलब ये एक्यूट अटैक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। जबकि निफेडिपिन थी, ये एक्यूट अटैक के लिए भी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जो बीटा ब्लॉकर है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म अटैक के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब प्रोफाइलैक्सिस के लिए तौर पर इस्तेमाल होते हैं।
और ये भी सिर्फ क्लासिकल एंजाइना के अगेंस्ट यूज़ होते हैं। क्लासिकल एंजाइना को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो वेसोस्पास्टिक एंजाइना होता है उसके लिए इस्तेमाल नहीं होती। अगर बीटा ब्लॉकर और नाइट्रेट्स इन दोनों को कंबाइन करें तो ये थेरेपी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स होती है नाइट्रेट्स की, टैकीकार्डिया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का ज़्यादा हो जाना, वो बीटा ब्लॉकर इनको अपोज कर देती है। तो दोनों अगर मिला के इस्तेमाल करें तो अच्छे तरीके से होगा। इसके बाद न्यूअर ड्रग्स होती है रोनालोजीन और इवेब्रेडिन। जो रोनालोजीन है उसने करना क्या, रोनालोजीन ने लेट प्रोलॉन्ग सोडियम करंट है उसको ब्लॉक कर देना, लेकिन मायोकार्डियम के ऊपर। इवेब्रेडिन है इसने इस्तेमाल होना है सोडियम करंट को, स्पेसिफिकली एसए नोड के अंदर। तो ये हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल होती है कौन, इवेब्रेडिन। अब रोनालोजीन करती क्या, रोनालोजीन क्या करती है, इंट्रासेलुलर सोडियम को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से सोडियम की जो होगी, ठीक है, जिसकी वजह से सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है वो ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पर सेल के अंदर सोडियम कम से कम हो गया तो सोडियम बाहर से अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर से। जब सोडियम अंदर आएगा तो कैल्शियम सेल से अंदर से बाहर चला जाएगा। जब वो बाहर चला जाएगा तब क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन कम से कम होगी, हार्ट की फोर्स और हार्ट का रेट कम हो जाएगा। जो हार्ट के रेट के लिए स्पेसिफिक है वो है इवेब्रेडिन है। इवेब्रेडिन करती क्या है, एसए नोड के अंदर जो होता है सोडियम करंट है उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से अब स्ट्रोक ब्लॉक हो जाता है, ठीक हो गया। और हाइपरपोलराइजेशन इंड्यूस इनवर्ट पेस मेकर करंट होता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट क्या होगा, कम से कम होगा। हार्ट रेट कम से कम होगा तो कार्डिक वर्क भी कम से कम होगा, ठीक है। तो इवेब्रेडिन है ऑफ लेबल के तौर पर इस्तेमाल आती है एंजाइना को ठीक करने के लिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी का मतलब है आप ड्रग्स के अलावा कोई और चीज़ इस्तेमाल करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ मायोकार्डियल रिवैस्कुलराइजेशन, इसमें आप एंजियोप्लास्टी पढ़ते हो और क्या पढ़ते हो, बाईपास ग्राफ्टिंग वगैरह पढ़ते हो। नॉर्मली ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना में इंपॉर्टेंट होते हैं और ये डबल प्रोडक्ट को बढ़ा देते हैं। डबल प्रोडक्ट का मतलब है हार्ट रेट को और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको इंपॉर्टेंट इंक्रीज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो नाइट्रेट्स हैं, बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल और इसके साथ कंबाइंड, इनके क्या क्या होते हैं। अगर हम नाइट्रेट्स को अकेले अकेले यूज़ करते हैं, एलोन यूज़ करते हैं, तो फिर हार्ट रेट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सली इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि वेजोडाइलेशन की वजह से टैकीकार्डिया हो जाएगा। आर्टिकुलर प्रेशर कम होगा, क्यों, वेजोडाइलेशन की वजह से। एंड डायस्टोलिक प्रेशर कम होगा, क्यों, वेनस सेटलमेंट की वजह से। कॉन्ट्रैक्टिलिटी रिफ्लेक्सिवली इंक्रीज होगी बायोरिसेप्टर रिफ्लेक्स की वजह से। इजेक्शन टाइम कम से कम होगा, इजेक्शन टाइम कम से कम होगा, क्यों, क्योंकि जो एंड डायस्टोलिक प्रेशर कम से कम है। डायस्टोलिक प्रेशर कम से कम है तो सिस्टोलिक प्रेशर भी कम से कम होगा। और फाइनली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम से कम होगी। बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इनको अलग-अलग इस्तेमाल करें तब क्या होगा, हार्ट रेट कम होगा, ठीक है। आर्टीरियल प्रेशर ये भी कम होगा क्योंकि हार्ट रेट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रही है। अब एंड डायस्टोलिक प्रेशर है, एंड डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, मतलब हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो हार्ट का जो फिलिंग फेस में ब्लड होगा वो ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, इंजेक्शन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा देर तक वो इंजेक्ट करना शुरू कर देगा क्योंकि ज़्यादा ब्लड फ्लो स्टोर होना शुरू हो गया हार्ट के अंदर, तो वो ज़्यादा देर तक इंजेक्ट करना शुरू कर देगा। नेट क्या होगा, मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अगर हम नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल को मिला के इस्तेमाल करें तो सब चीज़ें क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्टिलिटी और इंजेक्शन टाइम के बाद कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।